प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको टीपू सुल्तान पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम हैदर अली को पढ़ चुके हैं। तो मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। टीपू का जन्म 1749 ईस्वी में हैदर अली के यहाँ हुआ था। उसके बचपन का नाम फ़तेह अली टीपू था, जो इतिहास में अपनी वीरता के कारण टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टीपू शिक्षित था तथा अंग्रेज़ों व मराठों के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक कठोर था। टीपू स्वयं कुशल सेनानायक था, अतः उसने विस्तारवादी नीति को अपनाया था। इसलिए उसने मराठों से भी युद्ध किया और अंग्रेज़ों से भी युद्ध करना पड़ा। इसलिए सबसे पहले लेते हैं हम मराठा मैसूर युद्ध। मराठा मैसूर युद्ध 1785 से और 87 ईस्वी तक चला था। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो चुका था, किंतु अब मराठों व निज़ाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की स्थिति में था। अतः उसने 1785 ईस्वी के आरंभ में नारगुंड व किंतूर पर अधिकार कर लिया, जो मराठों के अधिकार में थे। तत्पश्चात नाना फडणवीस ने निज़ाम की सहायता से बादामी व गजेंद्रगढ़ के दुर्गों को जीत लिया। इसी समय अंग्रेज़ों ने मैलेट को पूना में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया और कुछ सेना भी पूना की ओर रवाना कर दी। टीपू ने समझा कि अंग्रेज़ भी उसके विरुद्ध मराठों को सहयोग करने को तैयार हो गए हैं। अतः उसने 1787 ईस्वी में मराठों से संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा टीपू ने मराठा युद्धबंदियों को मुक्त कर दिया और मराठों ने टीपू से लिया जाने वाला खिराज कम कर दिया। इस तरह मराठा मैसूर युद्ध एक दूसरे से संधि करके समाप्त हो गया। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान को लड़ना पड़ा था। इससे पहले हैदर अली ने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े थे। टीपू की महत्वाकांक्षा शांत होने वाली नहीं थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध घृणा तो उसे विरासत में मिली थी। वह विदेशी शक्तियों के सहयोग से अपनी शक्ति संगठित करना चाहता था। अतः टीपू ने टर्की के सुल्तान से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए 1786 ईस्वी में गुलाम अली खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूसरा प्रतिनिधिमंडल सीधा फ्रांस भेजा, किंतु टीपू के ये दोनों मिशन असफल रहे, क्योंकि उस समय टर्की का सुल्तान रूस और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था तथा अंग्रेज़ों की मैत्री पर निर्भर था, और फ्रांस ने भी इंग्लैंड को यह आश्वासन दे दिया था कि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई उत्तेजनात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। सितंबर 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया। उसने देखा कि दक्षिण में अंग्रेज़ों की प्रभुता स्थापित करने का एक अच्छा अवसर है।
क्योंकि मराठे और निजाम दोनों मैसूर की शक्ति को दबाना चाहते थे। अतः कॉर्नवालिस ऐसे अवसर की तलाश में था जिससे कि उसे टीपू पर आक्रमण करने का उचित बहाना प्राप्त हो जाए। अतः टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर 1789 ईस्वी में आक्रमण करना पड़ा। कोचीन के क्षेत्र कालीकट के पास में एक 40 मील लंबी ट्रावनकोर लाइन्स थी जो सामरिक महत्व की थी। ट्रावनकोर लाइन्स तक पहुंचने का मार्ग 2 दुर्गों क्रांगनूर और आईकोट से नियंत्रित था। ये दोनों दुर्ग डचों के नियंत्रण में थे। ट्रावनकोर के शासक ने इन दोनों दुर्गों को डच गवर्नर से खरीद लिया। चूँकि टीपू स्वयं इन दुर्गों को खरीदना चाहता था, अतः नाराज़ होकर टीपू ने 29 सितंबर 1789 को ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया, जो कंपनी का मित्र था। यही कॉर्नवालिस के लिए युद्ध का बहाना बन गया। कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पूर्व 1 जून 1790 को निजाम के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को मराठों के साथ टीपू के विरुद्ध संधियां कर ली, जिसके अनुसार दोनों ने अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया तथा अंग्रेज़ों ने युद्ध की उपलब्धियों यानी टीपू के जिन भूभागों पर वे विजय प्राप्त करेंगे, इनको तीनों में बांटने का आश्वासन दिया। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण कर लिया। अप्रैल 1790 में कॉर्नवालिस ने ट्रावनकोर पर आक्रमण का बहाना लेकर टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा कर्नल मीडोज और कर्नल मैक्सवेल के नेतृत्व में एक सेना भेज दी, किंतु इन दोनों को टीपू के विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः 1791 ईस्वी के आरंभ में उसने स्वयं मद्रास पहुंचकर सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और 21 मार्च 1791 को कॉर्नवालिस ने बंगलौर पर अधिकार कर लिया। 30 मार्च 1791 को मराठों ने धारवाड़ पर अधिकार कर लिया। 13 मई 1791 ईसा को कॉर्नवालिस निजाम की सेना सहित मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास पहुंच गया, किंतु टीपू ने अत्यंत कुशल सैन्य संचालन का परिचय दिया। फलस्वरूप कॉर्नवालिस को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इधर वर्षा आरंभ होने से अंग्रेजी सेना में बीमारी फैल गई तथा खाद्य सामग्री में कमी हो जाने से कॉर्नवालिस को विवश होकर 26 मई 1791 ईस्वी को लौटकर बेंगलोर आना पड़ा। कॉर्नवालिस की इस असफलता के कारण इंग्लैंड में उसकी नीति की कड़ी आलोचना की गई तथा मराठा व निजाम के साथ की गई संधियों को पिट्स इंडिया एक्ट के विपरीत बताया गया। बंगलौर लौट आने के बाद कॉर्नवालिस पुनः 12 महल की ओर बढ़ा और 19 अक्टूबर 1791 ईस्वी को नंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम को पुनः जा घेरा। इस बार भी टीपू ने अत्यंत कुशल
सैन्य संचालन का परिचय दिया, किंतु अंग्रेज सेना का अत्यधिक दबाव देखकर टीपू ने संधि वार्ता के लिए कॉर्नवालिस के पास अपना दूत भेजा। अतः 23 मार्च 1792 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई। इस संधि की शर्तें निम्न थी। पहली शर्त थी, टीपू ने मैसूर राज्य का आधा भूभाग अंग्रेज़ों को समर्पित कर दिया। मालाबार, कुर्ग व 12 महल अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को तथा कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ। दूसरी शर्त में टीपू ने हैदर अली के समय से पकड़े गए युद्धबंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। तीसरी शर्त में टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। चौथी शर्त में टीपू ने अपने 2 पुत्रों मोइजुद्दीन व अब्दुल खलीफ को अंग्रेज़ों के पास अमानत के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ।